हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे क्लास 12th की पार्ट बी। तो यहाँ पर मैंने जो आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से आपका क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैं ऐसे ही टेस्ट देख रही थी ताकि आप लोगों को सेंड कर दिया जाए। तो मैंने देखा वो बहु वही क्वेश्चन बनाया गया है इन टेस्टों में। ये देख सकते हैं आप, ये दृष्टि का टेस्ट है। उनमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मैंने चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताई है वही टेस्ट यहाँ पर बना है, और ये परसों ही आया है। और मैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत पहले बताई थी, ठीक है, 3-4 दिन पहले बताई हूँ मैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, यदि आपने ढंग से इसको पढ़ लिया तो आपको मतलब इतना जो चीज़ें यहाँ पर निचोड़ के बताई जाती है, शायद वो खुद से पढ़ के आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। मैं देख के बहुत खुश हो गई। हालांकि कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन है इसमें। मैं ज़्यादा नहीं ली हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ 2-3 ही दिखा रही हूँ आपको। और भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए गए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बंडाना वगैरह का पढ़ाया था कि बंडाना का संबंध किससे है, सिड्ज क्या है, वो सब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बाकायदा क्वेश्चन बना बना के कि पीसीएस में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन वहाँ पर भी बनाया गया। वो भी जो बंडाना वगैरह है उसे भी दृष्टि वालों ने बहुत ही शानदार तरीके से टेस्ट में बना दिया है। ठीक है, और बंडाना वगैरह मैंने आप लोगों को बकायदा उसका इमेज ले करके बताया था कि जो बंडाना है वो गले में किस तरीके से उसको बांध के पहनते हैं, सर पे किस तरीके से बांधते हैं। बकायदा मैंने गूगल से सर्च करके इमेज निकाल के आप लोगों को दिखाया है। तो अब भी अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से सीरियस होकर नहीं पढ़ा तो फिर कन्फ्यूज़न बहुत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस दिखाने का मेरा यही, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। और जब दृष्टि से संस्था बना रही है ऐसे क्वेश्चनों को, तो जाहिर सी बात है एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं हम अगले चैप्टर पर। यहाँ पर थे हम शासक और इतिवृत्त, है ना। यहाँ से हमको पढ़ना है। मुगल साम्राज्य के शासन स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे। हालांकि असलियत में राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती थीं। फिर भी ऐसी दृष्टि सदैव महत्वपूर्ण रही। इन दृष्टि के प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंशीय इतिहास लिखना लिखवाना था। तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताए थे स्टार्टिंग में कि जो एक क्वेश्चन लेकर के मैंने बताया था कि पुरातात्विक या साहित्यिक साक्ष्य कहाँ तक, मतलब किस सीमा तक चीज़ों को परिलक्षित करते हैं, इतिहास को परिलक्षित करते हैं, इतिहास को बताते हैं, इतिहास को समझने में किस तरीके से भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर जो राजवंशीय इतिहास है ना, ये जैसे कि कोई साहित्य है जिसको शासकों के माध्यम से दिखाया गया है, तो वो क्या करते थे, इस चीज़ को खुद लिखवाते थे अपने दरबारी कवि से। और दरबारी कवि तो जाहिर सी बात, जब किसी राजा के अंडर में वो काम कर रहा है तो निष्पक्ष तो लिखेगा नहीं। मैंने बाकायदा आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके भी ओके था हरिशेड़ का, प्रयाग प्रशस्ति का मैंने बताया था। उसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके समुद्रगुप्त के जो उपलब्धियां हैं बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके उसमें बताया गया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं वो वहाँ पर सीमा था कि पूर्णतः हम इसको सत्य नहीं मान सकते। तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो यही कह रहा है कि इस दृष्टि के प्रचार प्रसार का एक तरीका, यानी वो अपने धर्म का प्रचार के लिए, अपना राजत्व स्थापित करने के लिए, या कह सकते हैं अपने आप को ईश्वरीय रूप साबित करने के लिए, जैसे कि बलबन तो अपने आप को दैवीय ये मानना कि ईश्वर ने मुझे खुद चुना है, या मैं ही सर्वे सर्वा हूँ यहाँ पर। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये जो राजवंशी होते थे वो खुद लिखवाते थे कवियों से। मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा। इन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया गया। हालांकि ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए एक ही संतुलन बना करके ही आपको आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि जिस भी काल की कोई कृति है, मान लीजिए कि मुगल काल का है आईने अकबरी, या फिर आपका किसी भी काल का आप ले लीजिए, तो उस काल की यदि कोई कृति है, जैसे कि मौर्य काल का आप अर्थशास्त्र को ले सकते हैं चाणक्य के, तो उस समय की कृति जो है ना, उस समाज की घटनाओं के बारे में सब कुछ आपको बताएगी। भले ही थोड़ा सा वो निष्पक्ष होकर के बताए या थोड़ा उसमें बढ़ा चढ़ा करके बताए, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के जो आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पहलुएं होती हैं वो प्रतिबिंबित होती हैं उनमें। इसके अतिरिक्त
उनके लेखकों ने शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में मदद के लिए उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में ढेरों जानकारियां इकट्ठी की। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की इस शैली को क्रॉनिकल्स नाम दिया। ये इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कालानुक्रमित विवरण प्रस्तुत करते हैं। मुगलों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए ये इतिवृत्त अपरिहार्य स्रोत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है आपका, अब यहाँ से आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो था हमारा थोड़ा सा यहीं समझने वाली चीज़ थी, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और ये इस पूरे चैप्टर की भूमिका यहाँ पर बता रहा है। तो अब आइए मुगल शासक और उनके साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। इसमें है कि मुगल नाम मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है। यद्यपि आज यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है, लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। उन्होंने अपने को तैमूरी कहा क्योंकि प्रतिपक्ष से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृपद से चंगेज खां का संबंधी था। तो ये आपका प्री में यूपीएससी प्री में क्वेश्चन है, आप उठा करके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मातृपक्ष के वजह से मुगल किससे संबंधित थे, वो मंगोलों के संबंधित थे। लेकिन पितृपक्ष के तरफ से अगर हम देखें तो वो तैमूर के वंशज थे। तो ये उसमें घुमा करके दे दिया है, मातृ को बता दिया तैमूरी और इसको बता दिया है आपका बाबर को बता दिया है, इसका पितृपक्ष का बता दिया है चंगेज का, मंगोलों का। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। आप लोग एक बार जा करके देखिएगा। यदि आप लोगों को नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको बता दूंगी आपको। वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया। किसने? तो बाबर ने, क्योंकि यह मातृपक्ष से था। अच्छा सॉरी, यहाँ कह रहा है कि बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधी था। वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया। यानी मातृपक्ष से तो ये मंगोलों था, मतलब चंगेज की तरफ से, मंगोलों की तरफ से था, लेकिन फिर भी ये पितृवंश को मानता था, पितृपक्ष को मानता था। और क्या किया इसने कि इसी को मानते हुए इसने क्या किया, मंगोलों को बर्बर बोला। ये देखिए बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया था। यानी ये कहीं ना कहीं अपने पिता के ही जो वो था, अपने आप को अपने पिता के वंश से जोड़ता था। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने परिवार के इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। तो मुगल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यूरोपियों के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, हिंदू शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, ये सब क्वेश्चन आपका बन जाता है, फैक्ट बन जाते हैं पीसीएस में। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो यूरोपीय थे उन्होंने ही मुगल शब्द का प्रयोग किया था। 16वीं शताब्दी से ही इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा है। यहाँ तक कि रडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली का नाम भी इससे व्युत्पन्न हुआ। यानी मोंगली का जो आप देखते ना, मोंगली जंगल वाला, तो ये भी कहीं ना कहीं इसी मुगल शब्द से ही निकला है, मुगली। मुगलों व स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत के विविध क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर साम्राज्य की रचना की गई। साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर को उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगना से प्रतिद्वंदी उज़्बेकों ने भगा दिया था। उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया और फिर 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप में और आगे की ओर बढ़ा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में इसका आने का उद्देश्य क्या था? तो आप देख सकते हैं कभी कभी क्या होता है ना कि यदि आपके बाबर के बारे में पूछे तो बाबर को लेकर के आप दो तरीकों से, एक तो कह सकते हैं कि बाबर को लेकर के आप दो तरीके से क्वेश्चन की जो भूमिका है उसको बता करके आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। पहला तो एक तो बाबर के व्यक्तित्व के बारे में बता करके भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं यदि बाबर को लेकर के पूछा है तो, ठीक है, व्यक्तित्व के बारे में। और दूसरा आप बता सकते हैं यदि वो भारत पे लेकर के आक्रमण या भारत की तरफ वो क्यों आया, तो ये बता सकते हैं उसके उद्देश्य को लेकर के। तो आप देख सकते हैं कि वो उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आगे क्यों बढ़ा वो, क्योंकि उसको आवश्यकता थी संसाधनों की और इसी संसाधनों की खोज में वो भारत की तरफ आकर्षित हुआ था। इसके उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन हुमायूं ने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया, किंतु वह अफगान नेता शेरशाह सूर से पराजित हो गया। अच्छा एक बात और, यदि आप लोगों ने ये फरगना वगैरह वाला
चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो मुग़ल एम्पायर करके एक वेब सीरीज़ है, उसे आप देखेंगे ना तो टोटल कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक हो गया। कह रहा कि अफगान नेता शेर शाह सूरी से पराजित हो गया। नसीरुद्दीन हुमायूं ने साम्राज्य के सीमाओं में विस्तार किया किंतु वह नसीरुद्दीन हुमायूं, देखिए हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। और ये किससे पराजित हुआ था? तो ये शेर शाह सूरी से पराजित हुआ था, जिसने उसे ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने को बाध्य कर दिया। 1555 में हुमायूं ने सूरों को पराजित कर दिया किंतु 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तो ये लुढ़क गया था लाइब्रेरी की सीढ़ियों से, तो इससे इसकी मृत्यु हुई थी। तो कभी कभी ये भी आपसे पूछ लेता है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कई लोग जलालुद्दीन अकबर को मुगल बादशाहों में महानतम मानते हैं क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ भी किया। अच्छा, एक बात बताइएगा आप लोग कि मुगल साम्राज्य को महान सम्राट क्यों मानते हैं ना? अकबर महान, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अकबर को अकबर महान क्यों कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्योंकि उसने ना केवल, तो ये हो गया कि उसने ना केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसने अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ भी किया। तो आप देख सकते हैं ये कीवर्ड्स हैं, विशालतम, दृढ़तम, समृद्ध, सुदृढ़। ये क्या है? आपके कीवर्ड है, कीवर्ड। यदि अकबर के बारे में आप अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो इन कीवर्ड्सों के माध्यम से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट आप कर सकते हैं। अकबर हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ और उसने ईरान के सफावियों और तुरान के उज़्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखी। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के रूप में भिन्न भिन्न व्यक्तियों वाले 3 बहुत योग्य उत्तराधिकारी हुए। इसके अधीन क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा, यानी औरंगजेब तक ही कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य था वो ठीक ठाक था, उसके बाद से ये पतन की ओर अग्रसर हो गया। ठीक है, इनके अधीन क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा, इसकी गति काफ़ी धीमी रही। तीनों शासकों ने शासन के विविध यंत्रों को बनाए रखा और उन्हें सुदृढ़ किया। तो ये आगे भी हम पढ़ेंगे इनके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से। और थोड़ा सा क्रम भी पूछ लेता है मुगलों का, जैसे कि पहले कौन था? बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था, फिर उसके बाद क्या थे? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। आगे है 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान शाही संस्थाओं के ढांचों का निर्माण हुआ। इनके अंतर्गत प्रशासन और कराधान के प्रभावशाली तरीके शामिल थे। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। यहाँ राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे, साथ ही श्रेणियाँ और हैसियतें परिभाषित की जाती थीं। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप की भिन्न भिन्न परंपराओं को समायोजित करने की चेतन नीति के संयोजन पर आधारित थी। तो ये भी आप छोड़ दीजिएगा। 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु उपरांत राजवंश की शक्ति घट गई। दिल्ली, आगरा अथवा लाहौर जैसे भिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रित एक विशाल साम्राज्यतंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्तता अर्जित कर ली। तो पतन के कारण में आप क्षेत्रीय शक्तियों का स्वतंत्र होना भी बता सकते हैं। क्षेत्रीय शक्तियों का स्वतंत्र होना भी बता सकते हैं। और ये क्षेत्रीय शक्तियों का स्वतंत्र होना, हेडिंग डाल दीजिएगा, क्षेत्रीय शक्तियों का स्वतंत्र होना, ये हो गया। और इसमें आप लिख दीजिएगा जैसे बताइए जैसे करके आप दिल्ली, आगरा अथवा लाहौर जैसे भिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रण एक विशाल समाजतंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्तता अर्जित कर ली। ये सीधे सीधे 2 लाइन में लिखिएगा कि दिल्ली, आगरा अथवा लाहौर जैसे क्षेत्रीय शक्तियों के द्वारा अधिक स्वायत्तता अर्जित कर लेना, बस इतना ही लिखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये यहाँ से एक पतन का कारण ये आपको मिल गया। तो इसमें देखिए आप बता भी सकते हैं। अब यहाँ पर कहेंगे कि क्षेत्रीय शक्तियों का स्वतंत्र होना, तो अब कौन सी क्षेत्रीय शक्तियाँ? तो यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कीजिए कि दिल्ली, आगरा अथवा लाहौर। ये हो गया आपका। फिर भी सांकेतिक रूप में ही सही पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा ने अभी अपनी आभा नहीं खोई थी।
1857 में इस वंश के अंतिम वंशज बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। तो अंतिम मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो ये ध्यान रखेंगे। इतिवृत्तों की रचना। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की प्रयोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे। इसी तरह इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था यह बताना भी था कि उनके सारे विरोधों का असफल होना नियत है। शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे। तो ये छोड़िए, कुछ नहीं है। मुगल इतिवृत्तों के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में थी शासक पर केंद्रित घटनाएं। देखिए वही चीज़ आ गई कि जो दरबारी कवि होते थे वो केंद्र बिंदु उनके शासक की घटनाएं, युद्ध, परिवार, यही सब रहता था। इन्हीं लोगों के बारे में वो लिखते थे। ठीक है। शासक का परिवार, दरबार व अभिजात, युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, यही इन्हीं पर इनका जो होता था ग्रंथ या पुस्तक या साहित्य जो भी कहिए वो इन्हीं पर आधारित होता था। अकबर, शाहजहां और आलमगीर की कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने समाज के बारे में, साम्राज्य के बारे में भी अच्छे से नहीं बताया। दरबार के बारे में तो भाई जाहिर सी बात है बढ़ा चढ़ा करके ही बताएंगे। तो कहीं ना कहीं साम्राज्य, दरबार और बादशाह के इतिहास को एक ही में जोड़ देते थे, मतलब ये डिफरेंस नहीं करते थे। अब हमारे साम्राज्य का ये व्याख्या कर रहे हैं तो कहेंगे कि अरे बादशाह ने इतने युद्ध लड़े, बादशाह ने अपना पराक्रम दिखाया, बादशाह ने कि इतनी मुसीबतों से साम्राज्य का वो किया है, इकट्ठा किया है, एकीकरण किया है। तो कहीं ना कहीं ये इसी से जोड़ करके सभी को बता देते थे। कभी भी उनके निगाह में ये चीज़ें अलग नहीं होती थी। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के कि अकबरनामा देखिए, शाहजहांनामा देखिए, आलमगीरनामा देखिए। यह संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। तुर्की से फारसी की ओर मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। तो ध्यान रखेंगे, फारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदवी व इसके क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्य रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित पल्लवित हुई। चूँकि मुगल चगताई मूल के थे अतः तुर्की उनकी मातृभाषा थी। इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और अपने संस्मरण इसी भाषा में लिखे थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है, तो वो तुर्की भाषा में है। ठीक है। और तुर्की भाषा इनकी मातृभाषा थी, यानी किधर की थी? ये देखिए चगताई, मुगल चगताई, ये चगताई मूल के थे। ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन है, ये स्टेट पीसीएस का ही है, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है ये। और ध्यान रखिएगा इनकी जो मातृभाषा थी वो कौन सी थी? तुर्की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। लेकिन अकबर ने क्या किया था कि फारसी को दरबारी भाषा बना दिया था। तो आगे देखेंगे। अकबर ने सोच समझकर अच्छा यहीं दे दिया। अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुगल दरबार में पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह को इस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा। तो ये तो छोड़िए किसने प्रेरित किया, किसने नहीं, लेकिन ध्यान रखिए अकबर ने अपनी दरबारी भाषा फारसी को बनाया तुर्की की जगह। बस ये फैक्ट आपको ध्यान रहना चाहिए। मुगल दरबार में ये हो गया आपका। फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया, फारसी भाषा को दरबार में ऊंचा स्थान दिया गया तथा उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनके इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। राजा, शाही परिवार के लोग और दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे।
कुछ और आगे यह सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई, जिससे लेखाकारों, लिपिकों तथा अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया। तो ये भी छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं है। जहाँ जहाँ फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी, वहाँ भी राजस्थानी, मराठी और यहाँ तक कि तमिल में शासकीय लेखों की भाषा को इसकी शब्दावली और मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया था। चूँकि 16वीं और 17वीं शताब्दियों के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों से आए, तो कुछ भी नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे। तो ध्यान रखिएगा, बाबर का जो बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में है, लेकिन अकबर का जो अकबरनामा है वो फारसी भाषा में है। जबकि अन्य से बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया था। यानी तुर्की से फारसी में अनुवाद करवाया गया है, वो अलग की बात है, लेकिन जो इसकी मूल लिपि है, जो मतलब मूल प्रति है, उसको तुर्की में लिखा गया है। मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों की फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। महाभारत का अनुवाद रज़्मनामा युद्धों के रूप में हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये भी PYQ है। हालांकि मैं क्वेश्चन क्रॉप नहीं कर पाई हूँ, लेकिन यदि आप देखेंगे तो ये भी आपका PYQ ही है, ये भी आपका पूछा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि रज़्मनामा का मतलब क्या है। तो जिस तरीके से महाभारत में युद्ध वगैरह का वर्णन किया गया है, उसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हैं रज़्मनामा, यानी इसको कह सकते हैं फारसी में रज़्मनामा नाम इसको दिया गया। और रज़्मनामा का मतलब होता है फारसी में युद्धों की पुस्तक। तो थोड़ा सा C-सेट वाले भी ध्यान देंगे, C-सेट वाले, खास करके स्टेट PCS वाले, UP PCS वाले, क्योंकि इसमें भाषा ये अरबी है कि फारसी है, क्या है पूछ लेता है। तो ध्यान रखेंगे कि रज़्मनामा जो है वो फारसी भाषा है। ये क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अबुल फजल के शब्दों में। तो अबुल फजल ने बताया है वो अकबरनामा के बारे में, तो सब छोड़ दीजिए, वो सॉरी आईन अकबरी के बारे में, तो सब छोड़ दीजिए। पांडुलिपियों की रचना पे आते हैं। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थीं, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थीं। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताबखाना था। हालांकि किताबखाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है, यह दरअसल एक लिपि घर था। तो सबसे पहले ये जो पुस्तक खाना था या किताबखाना था या लिपि घर था, इसका जो निर्माण करवाया था वो अकबर ने करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, ये भी आपका PYQ ही है। और ये मुझे 100% याद है, ये UP PCS का है क्वेश्चन, UP PSC का ये क्वेश्चन, ठीक है, UP PCS का या UP PSC का ये उसी का है ये क्वेश्चन। तो मैं लाऊंगी इनका क्वेश्चन, मैं एक काम करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में इनका क्वेश्चन मैं क्रॉप करके यहाँ पे लगा के आप लोगों को दिखा दूँगी। यह दरअसल एक लिपि घर था, अर्थात ऐसी जगह जहाँ बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल होते थे। कागज बनाने वालों की पांडुलिपि के पन्ने तैयार करने, सुलेखकों की पाठ की नकल तैयार करने, कोफ्तगरों की पृष्ठों को चमकाने, तो जो भी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अनुवादित घर में जो जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो जो कार्य होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती थी। बस इसको एक बार आप ऐसे ही पढ़ के निकल जाइएगा। अब ये प्रक्रिया दी गई है, कैसे लिखते थे, क्या करते थे, तो ये सब भी आप ऐसे ही पढ़ के छोड़ दीजिएगा। अब आइए रंगीन चित्र पे। जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा, मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासों में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं का चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में भी वर्णित किया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य के रूप में, तो ये एक वही है कि जब हम जैसे आज के डेट में हम पढ़ते हैं NCERT में, तो वहाँ चित्र वगैरह दे देते हैं, तो उसी तरीके से बता रहा है कि आगे इसमें चित्रों का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो ये भी ऐसे पढ़ के निकल जाइएगा, ठीक है। और यहाँ से एक फैक्ट याद रखिएगा, नस्तलिक क्या है, तो ये एक लिपि है, नस्तलिक। और इसको मतलब किसके द्वारा तैयार किया गया था इस लिपि को, तो कश्मीर के मोहम्मद हुसैन के द्वारा। इसके अक्षरों के विशुद्ध समानुपातिक घुमाव की कदरदानी में इसको जरीन कलम, सोने की कलम के खिताब से नवाजा गया। यानी जरीन कलम खिताब से या सोने के कलम की खिताब से किसे नवाजा गया था, तो ये नवाजा गया था मोहम्मद हुसैन को, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
सुलेखक ने पृष्ठ के निचले भाग पर अपने हस्ताक्षर किए। इस पृष्ठ का लगभग 1/4 हिस्सा, ये छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नस्तलिक का संबंध किससे है। तो नस्तलिक ये एक लिपि है और इसको किसने तैयार किया था, तो मोहम्मद हुसैन ने तैयार किया था। और इस लिपि के कारण ही इनको सोने की कलम या जरीन कलम की उपाधि भी दी गई थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये ठीक है। ये सब तो आप छोड़ भी सकते हैं, बट इसको मत छोड़िएगा, इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। इसे भी एक बार पढ़ के ऐसे निकाल दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस्लाम धर्म में जो मानव रूपों का चित्रण किया जाता है उस पर प्रतिबंध है। तो उसी सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया है, ठीक है। इसे भी छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं है ये। थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, इसे तो छोड़ दीजिए। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामी परंपरा के ढांचे की अलग अलग तरीकों से व्याख्या की। प्रायः प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित की जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज़्यादा मेल खाती थी। जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण हो रहा था, यानी साम्राज्य निर्माण हो रहा था, उस समय कई एशियाई क्षेत्रों के शासकों ने नियमित रूप से कलाकारों को उनके चित्र तथा उनके राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियुक्त किया। उदाहरण के लिए ईरान के सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। बेहजाज जैसे चित्रकारों के नाम ने सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर कह रहा है कि जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण हो रहा था, मतलब देखिए कितना, मतलब किस तरीके से पूछा है ये आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो साम्राज्य निर्माण किसके दौरान हो रहा था, किसने किया, किसने स्टार्ट किया, बाबर ने किया, बाबर ने। तो बाबर के ही दरबार का ये कवि था बेहजाद। तो ध्यान रखेंगे, बाबर के दरबार का कवि कौन था, दरबारी कवि वो था बेहजाद। ईरान से भी कलाकार मुगल कालीन भारत आने में सफल हुए। कुछ मुगल दरबार में लाया गया, जैसे मीर सैयद अली और अब्दुस समद। तो मीर सैयद अली और अब्दुस समद को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए, यानी ये जो मीर सैयद, और ये भी क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का पीवाईक्यू यदि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन है यूपीएससी का। और इसमें पूछा है मुगल, और उसमें अकबर के दरबारी कवि, हुमायूं का दरबारी कवि नाम दे करके पूछा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, ये जो मीर सैयद अली है और अबू समद है, ये हुमायूं के दरबार के कवि थे, हुमायूं के, ये इसका, और बेहजाद बाबर का। अन्य ने संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों की तलाश में प्रवास किया। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधाराओं के प्रवक्ताओं के बीच जीवधारियों के दृश्य निरूपण पर मुगल दरबार में तनाव बना हुआ था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए उद्धृत करता है, कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, चूँकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। मतलब बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर अबुल फजल ने बोला है कि जो लोग चित्रकारी से घृणा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वो नापसंद करता है। और ये कहता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका होता है। अब वो खुदा को कई रूपों में दर्शा सकते हैं, सुंदर से सुंदर चित्रों में वो दर्शाने की कोशिश करते हैं। जो भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं वो अच्छे से उनको बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं पहचानने की कोशिश करते हैं कि कितने आकर्षक रहे होंगे, कितने भव्य रहे होंगे, ठीक है, उनके चेहरे पर कितनी तेज झलकती होगी। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित करने का प्रयास करते हैं। तो वही कह रहा है कि उनको पहचानने का तरीका तो होता है, लेकिन उनको बस एक चीज़ महसूस होती है कि वो पहचान तो सकते हैं लेकिन उनमें जीवन नहीं डाल सकते। ये पावर, ये जो शक्ति है, ये केवल गॉड के पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो ये बहुत ही शानदार कोटेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर अकबर दे देगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये किसने कहा था, तो अकबर का दरबारी था इतिहासकार अबुल फजल, उसने कहा था। तो ये है कोटेशन, और ये आपका यूपीएससी में सीधा सीधा ये देख इतना लंबा चौड़ा दे देगा और यूपीएससी में क्वेश्चन आपका बना देगा क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अकबरनामा और बादशाहनामा पे।
महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा है। प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया और क्वेश्चन आपका बन ही चुका है ऊपर। फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। वह अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त निष्णात था, यानी निपुण था। देखिए कैसे शब्द यहाँ पर वो किया है। इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली, विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक था, जिसने लगातार दकियानुसी उलमा के विचारों का विरोध किया। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त कराना था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। तो ये हमने देख ही लिया था कि किस तरीके से उसने व्यक्त किया था, कृषि वगैरह को लेकर के, प्रशासन कैसे चलता था, ये सारी चीज़ें उसने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आगे है 1589 से शुरू एक अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया और इस दौरान कई बार उसने प्रारूप में सुधार किए। यह इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरणों यानी वाकई का मतलब होता है वास्तविक, शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है। तो ये हमने ऊपर ही देख लिया, जिसमें से प्रथम 2 इतिहास है, तीसरा जिल्द आईने अकबरी है। तो तीसरा जो खंड है वो आईने अकबरी है, अकबरनामा का। पहला जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के एक खगोलीय कालक्रम का मानव जाति का इतिहास है। दूसरी जिल्द अकबर के शासन वर्ष पर खत्म होती है। अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और सलीम के सहापराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। तो अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा की गई थी? इससे अकबर को बहुत ही आघात पहुंचा था। कहीं ना कहीं अकबर तभी से मतलब वो स्वास्थ्य उसका गिरने लगा और मृत्यु का कारण भी बना। तो वीर सिंह बुंदेला जो था उसने यहाँ पर अबुल फजल का हत्या कर दिया था। किसके उकसाने पर? तो सलीम के। अकबरनामा का लेखक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया। इसके साथ तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के अभिनव तरीके में से भी इसका लेखन हुआ। तो देखिए ये है आपका अकबर के साम्राज्य के, आप बता सकते हैं स्रोत अगर पूछे तो आप बता सकते हैं अकबरनामा में अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक जैसे पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के अभिनव तरीके से भी इसका लेखन अभिनव प्रस्तुत किया गया है आईने अकबरी में। ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो ये भी आप इससे भी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए संस्कृति आपको बतानी है, सांस्कृतिक कैसा था, स्थिति कैसी थी। तो आप बताइए कि आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्र संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो बताइए एग्जाम्पल आपको मिल गया कि नहीं मिल गया इसका? आप ये जो सांस्कृतिक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, सांस्कृतिक स्थिति बता करके ऐसे सांस्कृतिक स्थिति ये आपने कर दिया और बस यही उठा करके आप यहाँ लिख दीजिए। ये आपका पूरा हो गया एक पैराग्राफ। अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी और चूंकि इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था, अतः इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था। इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला। तो कहीं ना कहीं फारसी भाषा का व्यापक स्तर पर प्रयोग लोगों द्वारा, पॉपुलैरिटी, ये सब किसके कारण मिला? तो अकबर के द्वारा, अकबर के दरबार में इसे संरक्षण प्रदान किया गया था। इसके द्वारा ये काफ़ी हाईलाइट हुई। जैसे कि सपोज आज के डेट में आप देख लीजिए कि GI टैग ये, जैसे कि महाराष्ट्र का सफ़ेद प्याज है
उसे जीआई टैग मिला हुआ है, तो वो अब पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ को जीआई टैग मिलेगा वो न्यूज़ में आता है और दुनिया दिखावे पर तो मरती ही है आजकल। हालांकि इसको यहाँ पर इस प्याज वाले को चीज़ को दिखावा मत लीजिएगा, एक तरीके से ये हाईलाइट हो गया क्योंकि वो अपने गुणों अपनी विशेषताओं के आधार पर चुना जाता है। तो उस सफ़ेद प्याज में भी उसके अपनी अलग विशेषताएं होंगी, जैसे कि चोम खोम करके कोई मिजोरम की कि मणिपुर की कहाँ की वो मिर्ची है, उसे भी मिला है जीआई टैग, तो उसकी भी अलग ही विशेषता है। तो अपने विशेषताओं के आधार पर यहाँ पर चीज़ों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। अबुल फजल का एक शिष्य अबुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए अकबर नामा जो लिखा था वो लिखा था अबुल फजल ने, लेकिन बादशाह नामा किसने लिखा था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और ये भी क्वेश्चन आपका है, ये भी आपका PYQ ही है। इसकी योजनाओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबर नामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्ति किया। बादशाह नामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी 3 जिल्दें हैं और प्रत्येक जिल्द इस चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन के पहले 2 दशकों पर पहला व दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बाद के शाहजहां के वजीर सादुल्ला खान ने सुधार किया। तो देखिए इसका जो यहाँ से आपका बन सकता है क्वेश्चन कि जो बादशाह नामा है ये 3 भागों में है, ठीक है, 3 भागों में है और 2 भाग जो है वो लिखा गया था अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा, लेकिन तीसरा जो भाग था वो शाहजहां का वजीर सादुल्ला खान उसने लिखा था। अच्छा सॉरी, नहीं, 2 जो ये पहला व दूसरा लिखा था लाहौरी ने, इसमें कुछ सुधार किया सादुल्ला ने। ध्यान रखिएगा, सुधार तो किया सादुल्ला ने, यहाँ मैं ही कन्फ्यूज हो गई, सुधार तो किया था सादुल्ला ने। बुढ़ापे की असक्तताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में न लिख सकता, यानी बुढ़ापा आ गई थी और अब वो चीज़ नहीं रह गई थी, उस दृष्टि से वो बंदा नहीं लिख सकता था। कौन? तो अबुल हमीद लाहौरी, तो वो नहीं लिख सका, तो इसलिए तीसरे दशक के बारे में किसने लिखा था? इतिहासकार वारिस ने लिखा था। ये मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, क्वेश्चन है या मैं टेस्ट सॉल्व की मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं सॉल्व किया है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ था, मेरे से गलत भी हुआ था, ये गलत भी हुआ था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर तीसरा जो है बादशाह नामा का जो तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है, उसका इतिहासकार कौन है? वो है वारिस। और 2 का कौन है? 2 का है यहाँ पर मैंने 2 का अब्दुल तो मतलब बस लिखिए लाहौरी था, लाहौरी। और तीसरे का कौन था? वारिस। इसे ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, वारिस था, ठीक है। ये हो गया आपका। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, 2021 का पीरियड उठा लीजिए, 2021 यूपी पीसीएस पीरियड उठाइए, 2021 में सेम यही क्वेश्चन पूछा है। ये ईयर तो नहीं पूछा है, बस इतना पूछा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। उसमें जोनाथन डंकन भी था। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो गए थे और उन्होंने जोनाथन डंकन ही लगाया था। जोनाथन डंकन तो संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक थे और एशियाटिक जो सोसाइटी के थे वो थे विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स। यहीं से क्वेश्चन उठाया, ये डायरेक्ट उठाया था क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरीज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। यहाँ से एक फैक्ट आपका यह है कि अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो हेनरी बेवरीज ने किया था। बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप से आज भी अनुवाद किए जाने की प्रतीक्षा में है, ठीक है। तो जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं आपको वही चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी है, बाकी को आप ऐसे पढ़ के निकाल दीजिएगा जो काम की चीज़ें नहीं हैं।
ये बास्तानामा का सफ़र है, तो ये भी छोड़ दीजिएगा, ये भी काम का नहीं है। अब है आदर्श राज्य, एक दैवीय प्रकाश। दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए यह दिखाया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली है। वही चीज़ मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया, जो भूमिका स्टार्टिंग में तैयार किया गया है कि एक छोटा छोटा भूमिका बता दिया है कि इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, तो वहाँ पर सीधे ये चीज़ बताया गया था। तो कह रहा उसके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में से एक मंगोल रानी अलान कुआं की कहानी है, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की एक किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। उसके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर इस दैवी प्रकाश का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश हस्तांतरित होता रहा। ईश्वर फरे इजादे से इंडियन श्रीत है, इसका मतलब होता है बाहर। ईश्वर से बाहर प्रकाश को ग्रहण करने वाली, यानी ईश्वर से बाहर आई प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुगल राजत्व को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। इस विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के विचारों से प्रभावित था, जिसने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया था। इस विचार के अनुसार एक पदानुक्रम के तहत ये कुछ नहीं, बस एक दैवीय रूप में दिखाने की कोशिश की गई है कि उन्होंने कहा कि एक महारानी थी, मंगोल रानी थी, और वो सोई हुई थी, फिर ये प्रकाश की जो किरणें थी वो आई, इससे वो गर्भवती हुई, तो इन्होंने इसको बता दिया कि दैवीय प्रकाश था, और कहा कि दैवीय प्रकाश जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी सब में चलता रहेगा। तो वही चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं एक देवत्व का रूप प्रदान करना चाहा अपने जो राजा का पद था उसको। सोहरावर्दी दर्शन के मूल में प्लेटो की रिपब्लिक है, जहाँ ईश्वर को सूर्य के प्रतीक द्वारा निरूपित किया गया है। सोहरावर्दी की रचनाओं को इस्लामी दुनिया में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। शेख मुबारक ने इसका अध्ययन किया। इसके बारे में उसने अपने पुत्रों फैजी और अब्दुल, ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है, ये भी छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं है ये भी छोड़ दीजिएगा, ऐसे ही पढ़ लीजिएगा कहानी की तरह, ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ ये सुलह कुल एकीकरण का एक स्रोत, तो सुलह कुल की नीति, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये है मेंस का क्वेश्चन, और ये किसका है, तो ये है हिस्ट्री ऑप्शनल वालों का, हिस्ट्री ऑप्शनल वालों का ये क्वेश्चन है। कह रहा कि मुगल इतिवृत्त साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, जरतुशियों और जरतुस्तियों, ये थोड़ा सा अलग ही रहता है, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, और मुसलमानों जैसे अनेक भिन्न भिन्न जातीय और धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सभी तरह की शांति और स्थायित्व के स्रोत रूप में बादशाह सभी धार्मिक और निर्जातीय समूहों से ऊपर होता था, इनके बीच मध्यस्थता करता था तथा यह सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बनी रहे। अबुल फजल सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सुलह कुल का मतलब क्या होता है, पूर्ण शांति, मतलब किसी भी मुद्दे को, किसी भी मामले को, किसी भी विवाद को सुलह करना, यानी सुलझाना, खत्म करना। सुलह कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उनकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। तो यह बहुत अच्छी बात है। तो सुलह कुल की नीति में एक पॉइंट आप ये भी डाल सकते हैं। सुलह कुल का आदर्श राज्य की नीतियों के जरिए लागू हुआ था। दो बताइए, दो विशेषता सुलह कुल का। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था, अर्थात उसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कनी सभी शामिल थे। इन सबको दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। इसके अलावा अकबर ने 1563 में तीर्थयात्रा कर तथा 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया था। ये भी आपका PYQ है, ये भी पूछा है कि अकबर के द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था, 1563 में, और जजिया कर कब समाप्त किया था, तो 1564 में, क्योंकि यह दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। समाज के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह कुल के नियम का अनुपालन करने के लिए निर्देश दिए गए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है।
सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रख रखाव के लिए अनुदान दिए, यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए जाते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अकबर का जो मुगल काल में अकबर इतना प्रभावशाली शासक कैसे रहा उसके बारे में भी आप इसको बता सकते, इसे भी नोट कर लीजिएगा। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन से पता चलता है। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया फिर से लगा दिया गया था। पुनः अकबर के द्वारा तो जजिया कर समाप्त किया गया था, लेकिन यहाँ पर कहेगा कि पुनः जजिया कर किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो वो किया गया था औरंगजेब के द्वारा। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया है। वह कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है: जीवन की रक्षा, धन की रक्षा, सम्मान की रक्षा और विश्वास की रक्षा। जीवन, जनमानस, जनजीवन, आप सोचते हैं जनजीवन की हानि। धन, माल, ये भी आप जानते हैं। सम्मान, नामस, थोड़ा सा ये शब्दावली है। नामस का मतलब होता है सम्मान और विश्वास का मतलब होता है दीन। और इसके बदले में वह आज्ञापालन तथा संसाधनों में हिस्सों की मांग करता। केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। तो बस यहाँ से आप ये शब्दावली थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बादशाहनामा का एक दृश्य है, तो दिख ही नहीं रहा दृश्य, हम पहचानेंगे कैसे? ये भी कुछ नहीं है, ऐसे एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ के निकाल दीजिएगा इसको। न्याय के विचार के दृश्य रूप में निरूपण हेतु अनेक प्रतीकों की रचना की गई है। न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण माना गया है। कलाकारों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक पसंदीदा प्रतीकों में से एक था इनके दूसरे के साथ चिपटकर शांतिपूर्वक बैठे हुए शेर और बकरी। इसका उद्देश्य राज्य को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना जहां दुर्बल तथा सबल सभी परस्पर सद्भाव से रह सकते थे। तो परस्पर सद्भाव की भावना पर आधारित था अकबर का साम्राज्य, और इसका उदाहरण आप यहाँ से दे सकते हैं। ये देखिए कि जो एक दूसरे से मतलब एक कह सकते हैं यहाँ पर कि एक दुर्बल पक्ष का है, एक सबल पक्ष का है, फिर भी आपस में शांतिपूर्वक बैठे हुए किस तरीके से मेल मिलाप करके। बादशाहनामा के दरबारी दृश्य में ऐसे प्रतीक का अंकन बादशाह के सिंहासन के ठीक नीचे एक आले में हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो एक काम करते हैं, बहुत ही लंबा चैप्टर है ये, तो अभी फ़िलहाल यहीं तक रहने देते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।